देखिए, तो आप लोग पहले के क्लास में आप लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं। इसके पहले पढ़ाया गया होगा। और जो लोग आप नहीं पढ़े हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण का बेसिक और द्विघात समीकरण का बेसिक, ठीक है, तो इसके पहले के क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। जितने आदमी नहीं पढ़े हैं उस वाले वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा, तब जाकर के आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दो चर वाला और द्विघात समीकरण से, तब आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर का बेसिक और द्विघात समीकरण का बेसिक नहीं देखे हैं तो फिर आज समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए पीछे के क्लास का थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग पढ़े क्या थे। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में आपको बताया गया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, बोलो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या, 0। ये हम लोग इसका व्यापक रूप पढ़े हुए थे। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या, 0। ये तो दोनों हम लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या, 0। यह एक समीकरण के रूप में हो गया। अगर आपसे दो समीकरण के रूप में पूछ लिया जाए, दो समीकरण के रूप में, तो क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या, 0। यह दो समीकरण के रूप में दो चर वाले का व्यापक रूप होता है। इसमें और हम लोग पढ़े हुए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का शर्त क्या होता है। तो शर्त उसमें हम लोग 3 गो पढ़े हुए थे। क्या उसमें शर्त बताया गया था? 3 गो। जैसे सबसे पहला शर्त बताया गया था a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ऐसे युग्म का हलों की संख्या क्या होता है, केवल एक हल, केवल एक हल। और युग्म का नाम क्या होता है, अविरोधी। युग्म का नाम क्या होगा, अविरोधी। युग्म का नाम अविरोधी और हलों की संख्या केवल एक। इसके बाद में हम लोग सेकेंड इसका पढ़े हुए थे a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो ऐसे युग्म का नाम है आश्रित युग्म और हलों की संख्या अनंत। यानी यहाँ पर जब इस शर्त को पालन करेगा तो यहाँ पे हलों की संख्या क्या होगी, अनंत। और युग्म का नाम क्या होगा, आश्रित। कोई दिक्कत? अब इसके बाद में एक और आप लोग को बताया गया था a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू क्या, c1 बटा c2। तो इस युग्म का नाम क्या है, तो विरोधी युग्म। क्या नाम है, विरोधी युग्म। और यहाँ पर हलों की संख्या क्या होगी, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जो समीकरण सबसे पहला वाले शर्त का पालन करेगा उसका हलों की संख्या क्या आएगा, केवल एक हल। युग्म का नाम क्या होगा, अविरोधी, या इसी का नाम है अद्वितीय। क्या नाम है, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 कहीं हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय। दूसरी का है शर्त a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। इस युग्म का नाम है आश्रित युग्म। क्या नाम है, आश्रित युग्म। उसके बाद में इसी आश्रित युग्म का एक और नाम है जो हम लोग कहते हैं समांतर युग्म। क्या कहते हैं, समांतर युग्म। आश्रित युग्म का ही दूसरा नाम क्या होता है, समांतर युग्म। इसके हलों की संख्या क्या होती है, अनंत या अनगिनत या इन्फिनिटी। उसके बाद में इस वाले शर्त का नाम क्या है, तो विरोधी युग्म। क्या नाम है, विरोधी युग्म। और इसके हलों की संख्या कोई हल नहीं। इस विरोधी युग्म का एक और होता है क्या, इसका नाम जैसे आप लोग देखे होइएगा एनसीईआरटी और बनाए होइएगा, उसमें संपाति असंपाति सब मिलता है ना। तो असंपाति जिसका कोई हल ही नहीं, मतलब आपस में बराबर नहीं है, वो सब हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग उस दिन के क्लास में पढ़े थे। इसके बाद में एक और टॉपिक हम लोग देखे हुए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 5 गो विधि होता है। कै गो विधि होता है, 5 गो विधि होता है। 5 विधि का नाम भी उसमें हमने बताया था, आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को
हल करने का कितना विधि होता है, तो क्या आप बताओगे? 5 गो। ठीक है, ये सब समझ में आया कि नहीं है? हमें कोई दिक्कत? तो यही सब इसमें बेसिक हम लोग जाने हुए थे। उसके बाद में है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो ये आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और सी क्या है? अचर पद है। सी क्या है? इसका घात 2 है तो इसका शून्य के कै गो आएगा? 2 गो आएगा। इसका घात 2 है तो शून्य कै गो? 2। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के शून्य के कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। याद रहेगा? जैसे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। मान लेते हैं कि यह द्विघात समीकरण का 2 शून्य हो गया, अल्फा और बीटा। इसमें हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हुए थे। क्या? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, और बचा क्या? इसी को अलग अलग अल्फा और बीटा के रूप में भी लिखे थे। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या? -b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? c बटा a। ये सब हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसके पीछे के क्लास में। ठीक है, तो इसी सब के आधार पे आज हम लोग को ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को समझना है ध्यान से। और देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछा है आपका, ये मॉडल सेट है। देखिए मॉडल सेट में आपको सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग किसको सोल्व करेंगे? द्विघात समीकरण को। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 5x प्लस 12y इक्वल टू क्या? 7, तो x का मान क्या होगा? तो किसका मान पूछ रहा है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 9, 2 नंबर में इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 11, 3 नंबर में ऑप्शन दिया है 13, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर जो आपको समीकरण दिया हुआ है क्या? x प्लस वाई बराबर 7 और 5x प्लस 12y इक्वल टू क्या है? 7। तो x का मान क्या होगा? यानी x का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको अगर मान लीजिए फर्स्ट समीकरण और इसको सेकंड समीकरण मान के हम लोग हल करेंगे तो x y का आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछा जाता है और 5 नंबर का भी पूछा जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप बनाओगे? तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और सेकेंड क्या है? 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब सेकेंड में y का गुणांक क्या है? 12, और फर्स्ट में y का गुणांक क्या है? 1। तो इसमें अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो दोनों समीकरण के y का गुणांक इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण फर्स्ट गुना का थी 12 तथा सेकेंड से। तो 12 से x में गुना क्या होगा? 12x प्लस 12y इक्वल टू 12 सते 84। अब यहाँ पर क्या होगा? 5x प्लस 12y इक्वल टू क्या? 7। चिन्ह परिवर्तन, 12y कट गया, 12 में से 5 गो गया, कै गो बचेगा? 7x। 84 में से 7 को घटाना है, तो देखिए 84 में से 7 को घटाना हासिल जाएगा तो क्या होगा? 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पर क्या बचेगा? 7। यानी क्या बच गया? तो 11 सते क्या होता है? यानी x का मान क्या आया? ऑप्शन नंबर मिला ये क्या x सही है? 2 नहीं सही है। 2 नंबर ऑप्शन में 11 दिया है, और इसमें पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा? 11। समझ में आया कि नहीं? अगर वही 2 नंबरिया के लिए बनाना है, यहाँ पर x का मान निकाले है ना। अब इस x का मान निकाल के हम समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में डाल देंगे तो y का मान निकल जाएगा, जिसके लिए 2 नंबर आपको मिलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1x यानी यही वाला आपको दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है दूसरी का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के पूछ रहा है। एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन दिया है a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। 2 नंबर में दिया है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2।
इक्वल टू C1 बटा C2 और 3 नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी 4 नंबर में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी। तो क्वेश्चन पहले क्या इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन है यदि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 तो कह रहा है अद्वितीय हल इसमें कौन है। क्या बताइए, 3 नंबर ऑप्शन अद्वितीय हल है, नहीं है। कौन हल है, विरोधी। कौन युग्म है, और विरोधी युग्म का कई गो हल, कोई हल नहीं। विरोधी युग्म का कोई हल नहीं। क्या ये दूसरी का सही है, नहीं, ये तो मतलब समांतर है, असली युग्म है, और ए वाला भी गलत है। अब यहाँ फर्स्ट पर ध्यान दीजिए, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 और आपको हमने क्या बताया, इसको फर्स्ट में ही बताया है। जो इस शर्त को पालन करेगा उसका केवल एक हल, और युग्म का नाम क्या होगा, अविरोधी या अद्वितीय। तो अद्वितीय इसमें पूछा तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो इसके आगे फिर क्वेश्चन पूछा है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y। देखो युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और फिर दिया हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 है, तो निकाय क्या होगा, निकाय क्या होगा। ऑप्शन में दिया है, देखो 1 नंबर में असंगत, क्या दिया है, असंगत। 2 नंबर में दिया है एक अद्वितीय, एक अद्वितीय, और 3 नंबर में दिया हुआ है अनेक हल। 3 नंबर में क्या दिया है, अनेक हल। अब देखो, और 4 नंबर में दिया हुआ है एंटी। 4 नंबर में क्या दिया है, एंटी। क्वेश्चन क्या बोला है, समझे हैं। क्वेश्चन का है युगपत समीकरण, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या 9 है, तो निकाय क्या होगा, यानी ये कौन सा समीकरण निकाय है। तो इसको तो पहले चेक करना पड़ेगा शर्त पे रख के। शर्त क्या होता है, जनरल A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू क्या C1 बटा। चलो तो अब इसका मान डालते हैं। यहाँ पर A1 के मान 2, A2 के मान 4, अब B1 के मान 3, B2 के मान 9, अच्छा C1 के मान 5, C2 के मान 9, यही ना है। 2 दूना 3 दूना, तो ये क्या आया, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 अब बराबर नहीं 5 बटा 9। तो ऐसे युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, विरोधी। क्या कहते हैं, और विरोधी युग्म का ही एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है, 1 नंबर। कौन सही है, 1 नंबर। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर जा रहा है, आया समझ में, कोई दिक्कत। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है हर एक साल 1 नंबर का पक्का। इसमें समीकरण का नाम पूछ देगा या इसके हलों की संख्या पूछ लेगा। तो इस प्रकार से आप इसको डील कर सकते हैं। इसके आगे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky इक्वल टू 14 संपाती होगा। संपाती कब होता है, जब युग्म समानांतर होता है। संपाती कब होता है, जब युग्म समानांतर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हर एक साल 1 नंबर और 2 नंबर में मिल जाता है। क्वेश्चन हो गया x प्लस का थे 2y इक्वल टू 7 और तथा का थे तथा 2x प्लस ky इक्वल टू दिया हुआ है 14 और इसमें पूछ रहा है कथी, के का मान क्या होगा यदि युग्म में संपाती हो। यदि युग्म में क्या हो, संपाती मतलब क्या, समांतर हो। तो देखो समांतर के लिए शर्त क्या होता है, यही ना शर्त होता है, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। तो यहाँ पर शर्त में बैठाएंगे तो A1 के मान 1, A2 के मान कथी 2, फिर B1 के मान 2, B2 के मान, अच्छा C1 के मान, C2 के मान। तो देखो ये तीनों आपस में बराबर है, तो किसी दो को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं।
ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे ये दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो 1/2 बराबर 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर 2 दूना क्या, 2 दूना, समझ में आया कि नहीं आया। तो k का मान क्या हो गया, 4। तो ऐसा क्वेश्चन एकदम पूछता है हर एक साल, बात समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आना है फिक्स है 1 नंबर। देखिए इसके आगे फिर क्वेश्चन है, देखो इसमें आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसी टाइप से लिया हुआ है। p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कहाँ बताएं, इधर आ रहा है यहाँ पर, चलो इसी को मिटा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके बाद में इसमें से उतार लीजिएगा सभी को, ठीक है, क्योंकि अभी रोक के हम इंतजार करेंगे कि आप लोग नोट कीजिए, तो पता चलेगा 2-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, कथी, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। p का मान आप पूछ लिया है, इसके पहले कथी पूछा था, k का, अब कथी का मान पूछा, p का। इसके लिए समीकरण दिया हुआ है, देखो 5x प्लस py इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपको x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें p का मान पूछा है। देखो 1 नंबर ऑप्शन में है 1 दिया हुआ है, b नंबर में दिया हुआ है, देखो b नंबर में ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या, 3, और c नंबर में आपको दिया हुआ है 6, और d नंबर में दिया हुआ है 10। यानी इसमें p का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, कब, जब युग्म क्या हो, विरोधी हो, जब युग्म क्या हो, विरोधी। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है कि इसका कोई हल नहीं है, तब यहाँ पर p का मान निकाले। तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं के लिए ये ना शर्त होता है, तो इस पे बैठा देना है क्या। देखो शर्त हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 के मान 5, a2 के मान 1, b1 के मान और b2 के मान, c1 के मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 ना है, और c2 माइनस में कि नहीं, इधर आएगा तो प्लस में, यही ना होगा। यानी ये 0 है तो मतलब अब यही ना इसका शर्त हो जाएगा, इसको छोड़ो। अब यहाँ पर मान लीजिए आप इस दोनों को लेते हैं, ये वाला, ये दोनों दिखाई दे रहा आपको, p बाई क्या 2 डज नॉट इक्वल टू 0/3, तो p से 3 में गुना क्या होगा 3p, और डज नॉट इक्वल टू 2 से 0 में गुना 0, यानी p डज नॉट इक्वल टू 0/3, यानी क्या आएगा 0 आया, पहला मान 0 हो गया, और दूसरा मान निकालना है, तो ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो 5/1 बराबर p बटा का थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p एकम p, और 2 से 5 में गुना, तो 5 दूना क्या, तो अब ऑप्शन में खोजना है कि 0 दिले है कि नहीं, तो इसमें तो 0 वाला ऑप्शन नहीं है, तो p बराबर क्या आया, तो 10 खोजिए, इसमें कहीं लौक रहा है, d नंबर ऑप्शन में है। तो समझ में आया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बोलिए, पूछेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। आगे फिर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। तो बताइए तो हल करने का कई गो विधि होता है, 5 गो शुरुआती में ही बताए हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का टोटल कई गो विधि होता है, 5 गो होता है। कई गो होता है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन लगा लेंगे इसको, ये आसान क्वेश्चन है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होगा। यानी ये जो अभी आपको टॉपिक बताएगा ये वाला, और दूसरा यहाँ पर जो बताया है कि नहीं, क्या यहाँ पर है, ये टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो आप लोग बना सकते हो कि नहीं, बना लेते, कोई दिक्कत। तो
इसके आगे अब हम लोग द्विघात समीकरण अब पढ़ेंगे। ये समझ गए हैं ना? देखो ये तो अब आप लोग का मतलब 2 चर वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को समझना है क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, इसका एक और नाम होता है, बताओ क्या होता है? वर्ग समीकरण। क्या होता है? वर्ग समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा स्क्वायर इक्वेशन। तो देखो अब इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इसका जो फॉर्मूला ये सब है, इसका बेसिक हम लोग शुरुआत में ही देखे हैं, इसमें फॉर्मूला क्या क्या होगा। और आप नहीं जानते हैं तो पहले वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो समीकरण के मूल्य समान है। समीकरण के मूल्य समान है। देखो एक नंबर में क्वेश्चन हो गया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण के मूल्य क्या है? मूल्य समान है। मूल्य समान है। ए नंबर ऑप्शन देखिए, ए नंबर में दिया है b/2a, बी नंबर में फिर दिया हुआ है -b/a, और सी नंबर में दिया हुआ है b/a, और डी नंबर में दिया है -b/2a। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण के मूल्य समान है। समीकरण के मूल्य क्या है? समान। तो जब समीकरण के मूल्य समान होता है तब d का मान क्या होता है? 0 होता है। तब d का मान क्या होता है? 0। आप लोग को द्विघात समीकरण का दूसरा चैप्टर जब हम लोग पढ़े थे, उसमें बताया गया था कि नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति क्या होती है, बताए थे। जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होता है। मूल वास्तविक और क्या होता है? और जब d का मान 0 के बराबर हो, तुम लोग छाप रही है पीछे, देखो यार, देखो अगर d का मान क्या हो? d का मान अगर आपका 0 के बराबर हो, d का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, तब मूल वास्तविक और समान होता है। तब मूल वास्तविक और समान, यानी सिंपल देखिए, d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान। जब d का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो, तब मूल वास्तविक और असमान। और जब d का मान निगेटिव वैल्यू हो, यानी 0 से भी छोटा हो, तब मूल वास्तविक नहीं है। ऐसे स्थिति में आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था, जब d का मान 0 हो, जब d का मान क्या हो? 0, तो x बराबर फॉर्मूला तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं? -b प्लस माइनस अब आता क्या? d या क्वेश्चन में क्या कहा है? मूल्य समान है, मतलब d का मान क्या है? 0 है। तो यहाँ पर x बराबर -b प्लस माइनस √d, d का मान का 0 अब आता, तो x बराबर -b, अब प्लस माइनस है, रूट अंदर 0 खत्म हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 यानी पूरा खत्म। तो -b बटा क्या बचा? -b/2a। तो जब मूल वास्तविक और समान हो, जब मूल वास्तविक और क्या हो? समान हो, तब वहां पर क्या हो जाएगा? x का फॉर्मूला -b बटा क्या हो जाएगा? 2a। कोई दिक्कत? तो इस समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है, गलत है बी, गलत है सी, और डी नंबर सही है, यही सही है। समझ में आ गया? आगे देखो क्वेश्चन फिर पूछा है, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखो यहाँ पर 0 भी दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो शुरुआती में ही हम बताए हैं
अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा क्या? तब बी का मान क्या है? -1। बी का मान क्या है? और यहाँ फॉर्मूला का माइनस मिल के एक और एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ नहीं तो क्या है? यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/1 यानी क्या हो जाएगा? यही आंसर होगा। समझ में आया? चलो आगे क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को फास्ट में बनाएंगे हम लोग। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x = 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बहुपद दिया हुआ है क्या? x² - 2x अब बराबर में 5 दिया है। इसके शून्य कौन कौन है? अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताए। तो सबसे पहले देखो भाई व्यापक रूप में नहीं है, इसको बदल लेंगे। x² - 2x प्लस में इधर आएगा तो अब बराबर का थी 0। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ लिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा तो सी क्या है? -5 और ए क्या है? 1 यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया? -5। समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन है a² p² x²। देखो ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। के कथी पूछ रहा है? मूल। इसका मूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूल। कौन बतिया रहा है? देख लो मैंने बतियाना है तो जाओ होने करी बैठ जाओ आराम से, क्लास में से निकल जाओ चुपचाप। तुम लोगों को शुरुआती में ही बोला जाता है कि बात नहीं करना है, बात करना रहता है घरे रहो आराम से। अभी ठंडी का दिन है, रजाई उरजाई ओढ़ के सो जाओ। सही बात है। क्लास में आना, आधा 1 घंटा 2 घंटा बैठना, ये सब कहला बेकार में करोगे। पढ़ने वाला लड़का आता है केवल पढ़ने। तुम लोग को अच्छा लग रहा है एग्जाम के समय क्रिकेट खेलना, बात साथ करना है, इधर उधर घूमना, वही सब करो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया? a² p² x² - q² = क्या? 0। इसमें मूल पूछा है, मतलब x का मान पूछा है। कथी का मान पूछा है? तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। a² p² x² है, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो q² हो जाएगा। भाई दोनों अचर है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा? x² = q² बटा में क्या? a² बटा p² हो जाएगा। अब देखो भाई a² है बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा? रूट बनेगा। तो x बराबर रूट अंदर क्या? q² और बटा में a² p²। इसलिए x बराबर इसका वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस, q है ऊपर में तो q और नीचे में क्या होगा? a p। यही आपका मूल होगा। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन बना लोगे आप लोग। चलिए ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन देखिए कितना बेस्ट है क्वेश्चन, एकदम इस पर MBBI लगा लीजिए। यहाँ से 1 नंबर आना है, फिक्स है। क्वेश्चन है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। ऑप्शन दिले है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। कई गो होता है बताओ? 2 गो होता है। कई गो होता है? यानी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का संख्या कई गो? 2। क्या भारी है? फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण x² - x - 1 के मूल a, b है। a, क्या है? b। तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा? देखिए ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बुक तो है ही आप लोग के पास, क्या उसमें से खुद बना लीजिएगा। देखो क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद x² - x - 1 x² - x - 1 बराबर 0 नहीं दिया है, तो मान लेते हैं यहाँ पर बराबर में क्या है? 0। और इसके 2 गो शून्य दिया है a, b। इसके 2 गो शून्य कौन कौन दिले हैं? a, b। तो मान पूछ रहा है 1/a
प्लस 1/b का मान क्या होगा? 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में देखिए x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या? 0 दिया है ना। और इसकी सहायता से इसका मान निकालना है, तो इसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं। देखिए 1/a प्लस 1/ क्या है? b है, और इक्वल टू इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले बताइए a और b का एलसीएम क्या होगा? ab। क्या होगा? तो a से a कटेगा, b बचेगा तो b आएगा। अब b से b कटेगा, फिर क्या? इसी को पलट देंगे तो a प्लस b और बटा में क्या होगा? ab। यही ना होगा, कोई दिक्कत? तो अब देखो ऊपर में बन गया a प्लस b बटा में a इंटू b। मतलब इसके पहले की क्लास में आप लोग पढ़े हुए थे, जहाँ पर हम लोग को मिला हुआ था अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। इसके पहले दूसरा या तीसरा क्लास हुआ था, उसमें बताए थे ना। तो जिस प्रकार से इसका हम लोग मान निकाले थे, सेम टू सेम इसी प्रकार से इसका निकालना है। यहाँ पर अल्फा और बीटा के स्थान पर क्या दे दिया है? a और b दे दिया है। अब यहाँ पर a b दे, x y दे, चाहे कुछ भी दे, जैसे इस क्वेश्चन को बताया गया था वैसे इसको भी बनाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर a और b क्या है? इसके दो शून्यक है। तो a प्लस b बराबर आपसे अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? माइनस b बटा a, माइनस b बटा a। थोड़ा देर के लिए मान लो a अल्फा है और a क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस b बटा a। तो अब देखो माइनस b, तो b के मान यहाँ पर क्या है? देखो तो -1 है, x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है? -1 है। यहाँ पर -1 और a माइनस मिलकर +1, a तो x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यानी a प्लस b का मान क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखो a इंटू b का मान, a इंटू b का मान क्या होगा? c बटा a, c बटा यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। तो इसको मान लेना अल्फा, इसको बीटा। तो c बटा a, तो c के मान क्या है? -1 और a के मान क्या है? 1, यानी a इंटू b का मान कुल मिलाकर -1 आएगा। तो हम लोग से मान क्या पूछा है? a प्लस b अब बटा में a इंटू b। तो a प्लस b का मान क्या है? 1। अच्छा a इंटू b का मान, ये बेचारा माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या आ गया? -1। तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या आया? -1। कोई दिक्कत? क्या भारी है? ऐसा भी क्वेश्चन 1 नंबर का फिक्स है, आना है। चलिए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन। इसी टाइप पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आप खुद बना सकते हैं इस आधार पे। देखिए क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तब b के मान क्या है? -4, माइनस इंटू -4 अब बटा a के मान 1, यानी माइनस माइनस यानी कुल मिलाकर क्या है? तो मूलों का योगफल क्या आ गया? अच्छा बताइए तो आप लोग, इसमें मूलों का गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। c बटा a होता है c a, तो 1/1 यानी 1। इसके आगे क्वेश्चन देखो अब क्या दिया है। इसी में क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ये भी इसके पहले ही बताया है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या गो? 2 गो होता है। एक क्वेश्चन और देखिए जो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर है क्वेश्चन, देखिए 6 प्लस रूट अंदर 6 प्लस रूट अंदर 6। अभी के क्वेश्चन देख के डरा जाना है, बाप रे बहुत भारी पूछ जाए। 3 गो रूट है, एगो रूट वाला तो बनता नहीं है, 3 गो कैसे बनेगा? तो बहुत आसान है। इसका हम ट्रिक एक बता रहे हैं, इस ट्रिक से आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकालिएगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले ये जो टर्म दिया है वह प्लस में दिया है कि माइनस में दिया है? तो प्लस में दिया है, देख सकते हो प्लस में दिया है ना। तो प्लस में दिया है तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ रहता है रूट के अंदर
उसका हम लोग ऐसा गुणनखंड सोचते हैं जिसके बीच का अंतर 1 हो, जिसके बीच का अंतर क्या हो 1 हो। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 और 3 होगा। 6 का गुणनखंड सबसे पहले बताइए कथी कथी हो सकता है। 6 का गुणनखंड 2 और 3 होगा। 6 का गुणनखंड 6,1 भी हो सकता है। अच्छा 1,6 भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर चुनना क्या है कि इसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए। तो 6 1 के बीच अंतर 1 है, 5 का अंतर है, इसका भी नहीं है, ये दोनों गया घूमने। अब 2,3 बच गया। 2,3 के बीच का अंतर 1 है कि नहीं है ना। तो 2,3 के बीच अंतर 1 है, तो इसी में से एक हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में से हमारा एक आंसर हो जाएगा। देखो जब यहाँ प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला मान लेना। तो प्लस वाला है तो इसका मान क्या आएगा 3। इसका मान क्या आएगा 3। बस बन गया। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा। और यही माइनस में रहता है तो इसका छोटा वाला ले लेते हैं। माइनस वाला रहता तो क्या होता 2। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 12। आप इसका खुद आंसर बोलो क्या होगा। 6 होगा, 4 होगा। कितने आदमी का 6 है हाथ उठाए। 4 कितने आदमी का हाथ उठाइए। अच्छा नीचे करें। 6 कितने आदमी का हाथ उठाइए। हाँ ये सब स्क्वायर है टोटल सब। हमें क्या बताएं कि यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसका फैक्टर क्या लेना है। फैक्टर ऐसा लेना है जिसके बीच का डिस्टेंस क्या हो 1। तो आप देखिए 12 का फैक्टर तो सबसे पहले 6,2 होगा। 6 दूना क्या होता है 12। अब देखो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है। अच्छा 12 का फैक्टर 12,1 भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब देखो इसका फैक्टर तो 3 जोड़ा आ गया है। अब इसमें से उसी को लेना है जिसके बीच का अंतर क्या हो 1। आप लोग बोले हैं 6, कुछ आदमी बोले हैं 6। 6 में से 2 जाएगा, कई को बचा 4 का अंतर है। क्या सही है कोई नहीं होगा। अच्छा 12,1 है, क्या इसके बीच का अंतर 1 है नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बच गया कथी 3,4। तो 3,4 के बीच का अंतर क्या होता है 1। तो प्लस वाला है तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब माइनस वाला होता है तो आंसर कथी आता है 3। उसमें आ रहा है इसमें कोई दिक्कत। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा। तो माइनस प्लस दोनों में नहीं रहेगा, कोई एगो में रहेगा, प्लस में नहीं तो माइनस में। अब मान लो भोज खाने जाओगे तो हर कोनो ठीक है, तू सब कुछ खाता होगा। अब भोज जाता होगा खानों में मुर्गा मछली दही चिवड़ा फुलकी अब पुलाव सब चलेगा, तू सब खा लेगा। अब बिहान वाला डीवा लेकर दौड़त आगे सोचा है कि बात बोलेंगे तो सर जी कुछ कमेंट कर देंगे, एले ना बोला है। अब देखो ये खत्म हो गया, द्विघात समीकरण आपका खत्म, 2 चर वाला भी खत्म। इसके आगे है आपका समानांतर श्रेणी। इसके आगे क्या है तो समानांतर श्रेणी का क्लास हम लोग का फिर नेक्स्ट आगे के क्लास में होगा। कोई दिक्कत तो ठीक है, इसके आगे फिर कल।